मेरी शादी 2 महीने पहले हुई। मैं पति और देवर के साथ रहती हूँ। मेरे पति मुझसे 5 साल बड़े हैं। देवर मेरी ही उम्र का है, तो हम दोनों की खूब बनती है। वह ग्रेजुएशन में है, तो हफ्ते में 2-3 दिन ही कॉलेज जाता है। उसे ज्यादा घर पर ही रहना पसंद है और मेरा भी मन लगा रहता है। मैं अपने पति से ज्यादा देवर से घुल मिल गई हूँ, लेकिन मेरे पति भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वह अक्सर छुट्टी के दिन मुझे बाहर डिनर या लंच पर ले जाते हैं। कुछ दिनों पहले मेरे पति ऑफिस के काम से 5 दिनों के लिए बाहर गए थे। इसी बीच मैं और मेरे देवर ने खूब मस्ती की। एक रात मुझे अकेले सोने में डर लग रहा था, तो मैं अपने देवर के कमरे में गई। उसने कहा, भाभी यही सो जाओ। फिर मेरा देवर काफी करीब आया और उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करने लगा है। मैं भी उसके गले लग गई। उसने मुझे किस किया और फिर मैं पूरी तरह बहक गई और हमने सह भी किया। 5 दिनों तक लगातार हम इंटीमेट हुए। अब मेरे पति घर आ गए हैं। वो मुझे सह के दौरान संतुष्ट नहीं कर पाते। मैं सोच रही, काश मैं अपने देवर से शादी कर लेती। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जवाब, आप अभी बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही हैं। जिस शख्स से आप दोबारा शादी करना चाहती है, वह आपके पति का भाई है। कई बार फिजिकली संतुष्ट नहीं होने के कारण पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगते हैं। आपने ये भी बताया कि आपने देवर के साथ सह किया और पति आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका ख्याल रखते हैं। अगर आप अपने पति से इमोशनली जुड़ी रहती तो शायद सह से इस रिश्ते को नहीं जोड़ती। आपकी दोस्ती देवर के साथ भी है और उनसे घुल मिल भी गई है। ऐसे में वो आपको बेहतर लगने लगे हैं। आप देवर से शादी करने का ख्याल अपने मन में न लाए तो आप अपनी टूटती शादी को बचा सकती हैं। कई बार लोग अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति से इमोशनली अटैच हो जाते हैं और उससे दोबारा शादी करने का मन बनाने लगते हैं। वक्त के साथ हर रिश्ते में बदलाव आता है। जरूरी नहीं है कि जो आपसे अभी प्यार का दावा कर रहा है, आगे उसके साथ आपका रिश्ता उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी आप अपने पति पर ध्यान दें, वो भी आपका ख्याल रखते हैं, आप भी उन्हें प्यार दें। 2 भाइयों के रिश्ते आपके ही हाथ में है। आप अपने देवर को भी समझाएं कि आर्टिकल के लिए सब्सक्राइब करें। शहर की एक गली में आमने सामने 2 घरों के बीच मुश्किल से 3-3.5 गज का फासला होगा। 2 खिड़कियां भी पहली मंजिल पर आमने सामने ही खुलती थीं। एक खिड़की में से सामने दीवार पर बड़ा सा शीशा टंगा हुआ दिखता था। इस कमरे में बाकी चीजें भी कम ही थीं। एक चारपाई, एक पीढ़ा, एक आले में 2-4 किताबें, तेल की शीशी, दीवार पर 1-2 तस्वीरें और टोकरी में 2-4 कपड़े। यह एक छोटा सा कमरा था। इसमें सिवाय एक स्त्री के कोई दूसरी सूरत कम ही दिखाई देती थी। वह कभी कसीदा काटती, कभी किताब पढ़ती, कभी सिर झुकाए बैठी रहती और कभी शीशे के सामने खड़ी होकर कितनी कितनी देर तक बालों में कंघी करती। वह दिन में कई बार कंघी किया करती थी। घर वालों का ख्याल था कि वह कंघी के पीछे दीवानी है। उसके बाल लंबे भी बहुत थे। जब वह गर्दन घुमाकर बालों की लंबाई देखती तो उसे अपने बाल टखनों को छूते दिखाई देते थे, और अगर किसी ने उजाले में देखे होते तो उनकी चमक को वह भूल न पाता। इसमें भी कोई शक नहीं कि उसे अपने बालों पर बड़ा नाज था। वह जवान थी, बेहद खूबसूरत और लंबी। उसकी आंखों का रंग सामने वाली खिड़की में से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसकी छवि बड़ी मीठी और उदास थी। वह कितनी कितनी देर तक अपनी खिड़की में बैठी आंसू बहाती रहती। उसे कभी किसी ने खिड़की में से बाहर सिर निकालकर झांकते नहीं देखा था, लेकिन गली की औरतों को उसके बैठे होने का एहसास जरूर होता था और कभी कोई वहां से गुजरते हुए उसे आवाज भी दे लेती थी, और वह प्रत्युत्तर में बड़े मीठे लहजे में जरा झुककर जवाब दे देती थी। जब वह कमरे में नहीं होती थी तो खिड़की बंद हो जाती थी, किंतु जाड़ों में तीसरे पहर और गर्मियों में करीब 12 बजे उसकी खिड़की अवश्य खुलती थी। इस समय वह खिड़की में थोड़ा सा घूमकर बैठी होती और कभी कभी गली में झांक भी लिया करती। उस वक्त एक लड़का, जो देखने में बच्चा सा ही लगता था, बस्ता उठाए गली के मोड़ से आता दिखाई देता। वह सब काम छोड़कर खिड़की की दरारों में से उधर ताकती रहती। वह लड़का भी कभी कभी ऊपर देखता और फिर अपने घर में घुस जाता।
लड़के की सीढ़ियां चढ़ने की खटखट स्त्री के कानों में सुनाई देती। वह कभी उस घर में नहीं गई थी, पर उसे घर के जीने की सीढ़ियों की गिनती याद थी। हर सीढ़ी पर पड़ते कदमों को उनकी आवाज़ के साथ उसने कई बार अपनी छाती से दबाया था। दूसरे के घर में कोई दरवाजा खुलता, वह बगैर देखते जान लेती कि सामने वाली बैठक में कोई आया है। बस्ता एक ओर रखकर वह लड़का कुछ देर के लिए अपनी खिड़की खोलकर सामने वाली खिड़की की ओर देखता। स्त्री उधर नहीं देखती थी, पर उसे पता रहता था कि उसकी तरफ वे आंखें लगी हुई हैं जिसकी राह वह रोज देखा करती थी। और अगर किसी दिन उसे स्कूल से लौटने में देर हो जाती थी तो वह आ रहे लड़कों से पूछना चाहती थी, काका क्यों नहीं आया? लेकिन पूछा उसने कभी नहीं था। काका आता और बैठक का दरवाजा बंद करके कोठे पर चढ़ जाता। इसी तरह बहुत सा समय गुजर गया। काका अब 13 बरस का हो रहा था। सामने वाली खिड़की में अब उसे कुछ अधिक ही स्वाद आने लगा था। एक दिन उसने माँ से पूछा, हमारे घर सभी आते हैं पर सामने वाले घर से कभी कोई क्यों नहीं आता? काका, हमारी गली में यही अकेला जैनियों का घर है। ये लोग मांस से बहुत परहेज करते हैं, इसलिए ये सिखों से कोई व्यवहार नहीं रखते। पर माँ, हम तो मांस नहीं खाते। ये समझते हैं कि सारे सिख मांस खाते हैं। तो क्या ये लोग घर से भी बाहर नहीं निकलते? निकलते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखी घर है। मौत ने इस घर को उजाड़ कर रख दिया है। एक ही बेटा बचा था उसकी शादी की, लेकिन 2 ही सालों में वह भी मर गया। मरने के बाद एक बच्चा हुआ, वह भी साल भर जिंदा न रह सका। अब तीनों विधवा औरतें रोने धोने को रह गई हैं। वह बच्चा किसका था? मैना का, जिसे तुमने कई बार खिड़की में बैठे देखा होगा। माँ, वह हर समय खिड़की में क्यों बैठी रहती है? ये लोग जवान विधवा बहुओं की बड़ी रखवाली करते हैं, और इस घर में काम भी ज्यादा नहीं है। रखवाली क्यों करते हैं? यूं ही किसी के साथ घर की कोई बात कर बैठेगी, खुश जो नहीं रहती। माँ, हमारे घर जितनी औरतें आती हैं, किसी को आप कहते हो चाची कहूँ, किसी को मौसी, किसी को बुआ कहूँ। अगर वह कभी मुझे मिले तो मैं उसे क्या कहकर बुलाऊं? कौन? मैना? हाँ, जो खिड़की में बैठी रहती है। ये तुम्हारी भाभी है। इसका घरवाला गली के नाते तेरा भाई लगता था। बड़ा अच्छा लड़का था। यह मैना किस तरह का नाम हुआ? तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं, बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन इससे पहले मैंने कभी इस तरह का नाम नहीं सुना। मैना वही होती है न, जो मामा जी के घर पिंजरे में बैठी बहुत प्यारी बातें करती है। तोता इतना अच्छा नहीं बोलता। हाँ, वही। माँ, मुझे एक मैना ले दोगी? काका, तू अपने मामा से ही कहना। कुछ दिनों बाद काके की बैठक में एक पिंजरा टंगा हुआ था। जब वह छत पर जाता तो इस पिंजरे को भी संग ले जाता। अपनी मैना को काके ने सिखलाया, भाभी मैना खिड़की में बैठी है। खिड़की वाली मैना ने काके के साथ बात नहीं की थी, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लगता था जब पिंजरे वाली मैना कहती थी, भाभी मैना खिड़की में बैठी है। जाड़े की रातों में भाभी मैना अपने कमरे में सोती थी। इम्तिहान नजदीक होने के कारण काका भी कुछ दिनों से बैठक में सोने लग पड़ा था। भाभी मैना को कई बार सोए हुए काके की सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी। वह बिस्तर से उठकर बहुत देर तक इस आवाज़ को सुनती रहती थी। उसकी उम्र अब 25 बरस की होने लगी थी। काका अभी पूरे 13 बरस का भी नहीं हुआ था। वह मन ही मन कहती थी, काश कभी मुझे इस बच्चे के संग बोलने की आज़ादी हो। जब वह स्कूल से लौट रहा हो, उस वक्त मैं खिड़की में से झांक कर उसे देख सकूं, उसके साथ बातें कर सकूं। और अगर वह बीमार पड़े तो मैं उसके घर जाकर उसकी चारपाई पर बैठ सकूं। बीमारी में भला किसी को किसी खराबी का क्या डर हो सकता है? फिर स्वयं ही कहती, मुझे इतनी आज़ादी कौन देने वाला है? मैं तो इसी कमरे में बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरे बाल मेरी सास के बालों की तरह उड़ जाएंगे। काके का विवाह हो जाएगा। ये खिड़की फिर इस तरह खुली नहीं रहेगी। फिर मैं किस इंतजार में इस अंधेरी जिंदगी के लंबे दिन और लंबी रातें काटा करूंगी? ये सब सोचते सोचते उसका दिल बैठने लगा। वह बिस्तर पर से उठकर खिड़की में चली गई। चांदनी रात थी। खुली खिड़की में से हल्की हल्की चांदनी काके के चेहरे पर पड़ रही थी। काका गहरी नींद में सोया हुआ था। वह तेज तेज सांसें ले रहा था। मैना के मन में एक उबाल सा उठा। उसे 2 घरों के बीच का फासला बहुत कम लगा। कितना अच्छा हो अगर वह दोनों खिड़कियों के बीच चारपाई डालकर पुल बना ले। वह सोचने लगी, काश वह काके के पास चली जाए। वह उसे जगाएगी नहीं, उसका मुख दूर से ही चूमकर अपने कमरे में लौट आएगी। लेकिन न तो वह फासला इतना कम था और न ही उसकी चाव जितनी हिम्मत उसके अंदर थी। वह चारपाई पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद काके की बैठक में से आवाज आई, भाभी मैना। वह चौंक कर फिर उठी, लेकिन वह तो पिंजरे की मैना की आवाज थी।
काका उसी तरह सोया पड़ा था। उसी समय मैना की सास शायद शौच के लिए उठी थी। उसे मैना के कमरे में से खटपट सुनाई दी। साथ ही उसे भाभी मैना की आवाज का भ्रम सा हुआ। उसने मैना को आवाज दी। मैना अंदर से तुरंत बोल पड़ी। सास का शक पक्का हो गया, तू सोई नहीं थी मैना? रात तो आधी गुजर चुकी है। यूं ही नींद खुल गई थी। सास कमरे में आ गई। उसे सामने वाली खिड़की में कोई सोया हुआ दिखाई दिया आदमी का चेहरा। तू किससे बातें कर रही थी? मैंने भला किससे बातें करनी थी? सास ने पुनः सामने वाली खिड़की की ओर देखा। वह तो सरदारों का काका है, गहरी नींद में सो रहा है। मैना ने कहा। सास चली गई, लेकिन बेशक काका अभी बच्चा था और अपनी उम्र से भी अधिक भोला, पर था तो आखिर मर्द बच्चा। विधवाओं का भला क्या काम कि वे बच्चों की ओर भी इस तरह देखें। मैना स्कूल से लौटते काके की ओर देखती है। काका भी आते ही पहले ऊपर की बैठक में जाता है और खिड़की खुली रखता है। पिछले साल की बनिस्बत वह इस साल कुछ बड़ा सा भी मालूम होता है। ये बातें सुनने वाली नहीं थी। यही छोटी छोटी बदलियां कई बार काली घटाएं बन जाती हैं। आज जब काका स्कूल से लौटा, मैना की खिड़की बंद थी। ये खिड़की रात में भी अब बंद रहने लगी। ये खिड़की काके की जिंदगी का भी एक हिस्सा बनती जा रही थी। उसका मन अब खेलों में भी इतना नहीं लगता था। माँ से पूछने का कोई लाभ नहीं था, क्योंकि उस घर से माँ का कोई वास्ता नहीं पड़ता था। बस शादी ब्याह के अवसर पर ही भाजी देने दिलाने के लिए दहलीजें लांघी जाती थी। आज अंधेरी रात थी। मैना की खिड़की में से खटपट सुनाई दी, जैसे कोई चाबियां बदल बदल कर ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो। फिर आहिस्ता से खिड़की खुली। मैना ने उठकर दरवाजे से कान लगाए, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर गली में झांका, फिर काके की सांस की आवाज सुनी। काका सो रहा था। उस अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैना की प्यार भरी निगाहें काके का अंगन देख रही थीं। दूसरे ही पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह काके की चारपाई पर बैठी हो, उसके कोमल बालों में उंगलियां फेर रही हो और उसे जगा रही हो। मैना के कानों में उसकी अपनी ही आवाज सुनाई दी, काका काका काका। काका हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैना को बड़ी शर्म आई। उसे अब मालूम हुआ कि वह मन में नहीं मुंह से बोल रही थी। और काका जाग उठा था। अगर कोई और भी जाग उठा हो तो। काका अपनी खिड़की में आ बैठा। वह भी महसूस कर रहा था कि खिड़की के अंधेरे में भाभी मैना बैठी थी। उसने कई बार चाहा था कि वह भाभी मैना के गले में बाहें डाल दे। जब से खिड़की बंद रहने लगी थी, वह बेहद उदास रहता था। भाभी मैना, हाँ काका, मेरा सुंदर काका, लेकिन जरा धीमे। मैं धीमी से धीमी बात भी सुन लूंगी। मुझे भी आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। आप बहुत धीमा बोलते हो। हाँ मेरे प्यारे काके, आप इतने दिन कहाँ चले गए थे? मेरा कमरा हवालात बना दिया गया है। इस खिड़की को ताला लगा दिया गया है। सो क्यों? उस दिन तेरी मैना ने मुझे आवाज दी थी, मैं उठ गई थी। मुझे लगा तुमने आवाज दी है। मेरी शामत आई थी। मेरी सास भी उसी वक्त उठ बैठी। उसे लगा मैं तुझसे बातें कर रही थी। तो फिर क्या हुआ? माँ ने बताया था आप मेरी भाभी हो। काका, बहुत कुछ हो गया। फाटकों को ताले लग गए, इसलिए अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस घर में यह मेरी आखिरी रात है। मैं तुझसे मिलकर जाना चाहती थी। तुम किसी को बताओगी तो नहीं? मैं नहीं बताऊंगा भाभी मैना, पर आप क्यों जा रहे हो? न जाओ, मैं बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा, मैं अपनी बीवी को आपके पास भेजा करूंगा। वह आपको बुलाया करेगी, आप उससे मिलने आया करना। फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। आप न जाओ। लेकिन काका, अभी तुम बहुत छोटे हो। तुम्हारी शादी दूर है। इतने बरस इस कैदखाने में कैसे काटे जाएंगे, जबकि तेरी ओर देखना भी मेरा बंद हो गया है। आप कहाँ जाएंगी? मैं वहाँ आपसे मिलने आऊंगा। नहीं काका, जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मुझसे कोई मर्दजात बात नहीं कर सकेगा। आप वहाँ न जाओ। मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं बचा। मैंने पूजनी बनने का फैसला किया है। पूजनी क्या होती है? ऐसी औरतें जिनके सिर मुंडे होते हैं, मुंह पर पट्टियां बंधी होती हैं और पैर नंगे होते हैं। ना भाभी मैना, आप कभी वैसी मत बनना। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। उनकी आंखों पर बंधी पट्टियां कुछ और ही तरह की लगती हैं। काका, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं रहा। उसने एक गेंद सी बनाकर खिड़की में से उसकी बैठक में फेंकी और कहा, मेरी यह निशानी रखना, सुबह ढूंढ लेना। इस वक्त खटपट सुनकर कोई जाग न जाए। और मैना की खिड़की बंद हो गई। काके ने ताले में चाबी घुसाने की आवाज सुनी। शेष रात वह सो नहीं सका। दूसरे दिन जब